जय हिंद आप सभी को। देखिएगा आज का जो ये टेस्ट है इसके अंदर कुल 5 प्रश्न होने वाले हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन आप प्रयास करिएगा कि उससे से ज्यादा जो प्रश्न बनाए जा सके। आज आप 5 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस को कैसे हम याद करेंगे, कैसे उनको बनाते हैं पॉइंट टू पॉइंट और कैसे जो है कड़ी से कड़ी जोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको ज्यादा बर्डन फील नहीं होगा और इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अब आप देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं है और आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब एकदम जो है टॉपिक पर पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। अब आप देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे सवाल लिए हैं मैंने और इन सवालों को थोड़ा सा आप ध्यान से जो है समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो प्रश्न है कि सदन की बैठक का, ये संसद का सवाल है, संसद क्योंकि टॉपिक है आपका। तो देखिएगा, सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बताइएगा, सदन का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, परिनिंदा प्रस्ताव या शून्यकाल या विशेषाधिकार प्रस्ताव या फिर प्रश्नकाल? बताइएगा 4 विकल्पों में से कौन सा होगा। अब मैं देखना चाहूंगा कि आपकी जो नॉलेज है वो यहां पर किस तरीके से काम करती है। तो सही बात है कि सदन में बैठक का पहला जो घंटा होता है जिसमें आप प्रश्न पूछने और उत्तर देने का जो काम आवंटित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भाई प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं उसे? जो डी वाला है वो आपका एकदम जो वो सही है। क्या है? एकदम सही है। उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रश्नकाल बोलते हैं। अच्छा, इसका समय क्या होता है प्रश्नकाल का? ये जो होता है दोपहर के 11 से 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो प्रश्नकाल का होता है और शून्यकाल का जो टाइम पूछा गया है तो वो 12 बजे से 1 बजे तक दोपहर का टाइम होता है। अब आप ये कहेंगे कि भैया एक्चुअल में थोड़ा और हिंट दीजिएगा, होता क्या है? देखो, प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है कि सांसद लोग होते हैं, वो सांसद जो होते हैं वो सरकार की नीतियों और कार्यों पर जो है सवाल पूछते हैं, सवाल उठाते हैं कि जो भी कोई नीति बनाई या फिर कोई कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो उस पर जो है सवाल पूछने का जो काम होता है वो प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक का काम किया जाता है। क्लियर है? शून्यकाल जो होता है मैंने आपको बताया 12 से 1 बजे के बीच में, इसमें क्या होता है कि सांसद क्या होता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के जो मुद्दे होते हैं, जरूरी मुद्दे होते हैं, उनको जो है इस शून्यकाल 12 से 1 बजे के बीच में उठाते हैं वो। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, यानी सांसद जो होते हैं वो बिना किसी पहली पूर्व सूचना के बताते नहीं है, इसीलिए तो शून्यकाल है 12 से 1 बजे तक का। क्लियर है भैया? दूसरी बात याद रखना, ये जो शून्यकाल है ना, ये जो है 1962 से जो है ये हमारी संसद में जो है जब से ये परंपरा जो है वो चली आ रही है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और देखिए, एक वर्ड है इसमें परिनिंदा प्रस्ताव। कौन सा है? परिनिंदा प्रस्ताव। क्या होता है कि देखिए, सरकार या किसी मंत्री के आचरण पर अगर कोई अस्वीकृति व्यक्त करने वाला जो प्रस्ताव है उसी को परिनिंदा। देखो, निंदा से समझ में आ रहा है किसी की निंदा करना, यानी सरकार या फिर किसी मंत्री के आचरण पर अस्वीकृति व्यक्त करना। क्लियर है? तो उसे बोलते हैं परिनिंदा प्रस्ताव। अच्छा, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है? जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तब समझ में आता है, वन लाइनर से समझ में नहीं आता। तो विशेषाधिकार क्या होता है कि सदन या उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रस्ताव जो होता है उसे बोलते हैं विशेषाधिकार। विशेषाधिकार यानी सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा के लिए एक प्रस्ताव पारित होता है उसे बोलते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्लियर है मेरे भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जितना भी मैंने आपको बताया वो सब आपको पता होना चाहिए। अब पता ऐसे होगा कि जब आप पूरा जो वो थ्योरी पढ़ेंगे, सिर्फ वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कभी नहीं चलने वाला। अब देखिएगा, स्वतंत्रता के अधिकारों, क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्रता के, देखिए स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? 4 ये आपके सामने कुछ अधिकार दे रखे हैं, तो बताइएगा। कितना बेहतरीन सवाल है जो आपको एकदम कंफ्यूज करेगा और परेशान करेगा सोचने पर कि जो आपने मौलिक अधिकार पढ़े हुए हैं उसमें से जो है इन 4 विकल्प में से कौन सा लगाएं? जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, निवारक निरोध या इकट्ठा होने की आजादी या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइएगा, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? जबकि 4 ही अधिकार हैं तो सबसे मेन जो प्रमुख है वो कौन सा है? अब आप ये बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है ये सबसे मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है वो सभी अधिकारों में मेन अधिकार माना जाता है। क्लियर है मेरे भाई? अब आप पूछेंगे भैया बाकी जो अधिकार है ये क्या है? देखो, थोड़ा सा डिटेल में जब आप जाएंगे तो थोड़ा बड़ा आपको जो है देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे एक चीज देखिएगा,
भारत जो संविधान का जो भाग है, भाग 3 के अंदर आपको पता है अनुच्छेद 21 के तहत ये बात कही गई है कि जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अच्छा, आर्टिकल 22 में क्या गया है? जो निवारक निरोध है ना, ये आर्टिकल 22 से संबंधित है। किससे भाई? ये आर्टिकल 22 में जो होता है वो निवारक निरोध से संबंधित है। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के और अदालत द्वारा दोष सिद्धि से निरुद्धि प्राप्त करना, उसे बोलते हैं निवारक निरोध। आर्टिकल 22 यही शब्द जो याद रखिएगा। इसके बाद में जरूरी होता है अगला, जैसे इकट्ठा होने की आजादी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन सा अधिकार होता है? आर्टिकल 19 आपने पढ़ा होगा, और 19 के देख सकते हैं कि EFG, ठीक है, F नहीं होता उसमें G, यानी G तक जो होता है ये सब आर्टिकल होते हैं, तो इनको भी आपको याद करना है। जैसे आपको पता है कि चौथा विकल्प जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है किस आर्टिकल में बोला गया है? ये आर्टिकल 19 कोष्टक 1 और A, ठीक है, इसके अंदर जो बोला गया है वो बोला गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां तक आपको एकदम समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा है इसमें इकट्ठा होने का अधिकार। ये कहता है अनुच्छेद 19 A और ये हो जाएगा B, ठीक है। 19 कोष्टक में A 1 है और फिर आगे B है, तो B जो होता है वो इकट्ठा होने की आजादी बोलता है, और भाषण अभिव्यक्ति की आजादी 19 कोष्टक 1 ये A जो होता है ये इसको बोलते हैं। अच्छा, एक होता है 19(1)(c), मैं इसको चलो बता देता हूं, यहां पर लिख देता हूं जल्दी जल्दी, ये क्योंकि जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा इसकी। देखिएगा सारे जो है वो सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। देखिएगा 19(1)(c), क्या 19(1)(c), सी मतलब स मतलब होता है संघ बनाने का अधिकार। क्या होता है इसका मतलब? संघ, कोई भी जो हो तो संघ बना सकता है। संघ बनाने का जो अधिकार होता है, बनाने का जो अधिकार होता है, ये अपने किस में आता है? 19(1)(c) में आता है। आगे देखिएगा। अच्छा, 19(1)(d) क्या होता है? D ये होता है स्थानांतरित करने का अधिकार होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो 19(1)(d), क्या 19(1) जो D होता है ये आपका स्थानांतरित से संबंधित होता है। किससे? स्थानांतरित से जो है वो संबंधित होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। एक होता है 19(1)(e). 19(1)(e) क्या कहता है? निवास करने का अधिकार। लिख लीजिएगा, 19(1)(e) जो होता है ये होता है निवास करने का अधिकार, ठीक है भैया। 19(1)(e) जो होता है वो क्या होता है? निवास करने का अधिकार। एक होता है 19(1)(g), वो क्या कहता है कि कोई भी पेशा, कोई भी जो आप मन चाहे आपको वो आप अपना काम धंधा जो अपना सकते हैं, तो कोई भी पेशा अपनाने का जो अधिकार होता है वो 19(1)(g) में होता है। किस में होता है? कोई भी पेशा, लिख लीजिएगा, कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार, ठीक है, अपनाने का अधिकार। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप यही धंधा करोगे। क्लियर है मेरे भाई? अब आप कहेंगे भैया A भी हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F कहां रह गया? देखो 19(1)(f) ये कहां रह गया? आप कहेंगे 19(1)(f) क्या हुआ? देखो भाई मैं आपको बता दूं, वैसे मूल रूप से इसको 19(1)(f) में क्या कहा गया था कि एक्चुअली में ये जो 19(1)(f) है ना, ये मूल रूप से नागरिकों को संपत्ति खरीदने, रखने या बेचने का मौलिक अधिकार देता था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे केवल कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। समझ में आ गया? यानी इसे मूल अधिकारों से बाहर कर दिया गया। इसीलिए मैंने देख सकते हैं E के बाद डायरेक्टली G लिखा था, F नहीं लिखा था, क्योंकि मूल अधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या किया गया था कि आर्टिकल 300A जो है वो इसे उसके अंदर पहुंचा दिया गया था। तो ये जो 19(1)(g) है ये किस में पहुंच गया था? आर्टिकल 300A। और किस संविधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग? 44वां संविधान संशोधन 1978। क्लियर है भैया? 4 और 4 8 होते हैं, तो ये अपना 78 हो गया। इन सारी चीजों को जब आज एक और बात बताऊं, जितने भी 19 के जितने भी सब आर्टिकल हैं ये सब के सब जो है पूछे गए थे यूपीएसआई 2021 में। उठा के देख लेना, कोई भी पेपर हो किसी भी शिफ्ट का, उसमें से एक सवाल जरूर बना था, इसीलिए हमको याद था, तो इस सोचा आपको बता देते हैं। आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो 4 विकल्प दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को दर्शाता है। देखो वैसे चारों विकल्प जो वो केंद्र शासित प्रदेशों को ही दर्शा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक शहरीकृत ये आपसे पूछा गया सवाल है, सोच के बताइएगा। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग
तो वो कौन सा था? दिल्ली और चंडीगढ़। कौन सा? दिल्ली और चंडीगढ़। देखो सबसे अधिक शहरीकृत बात आ जाएगा, तो भाई दिल्ली तो ऑप्शन में होना ही चाहिए। क्या? दिल्ली तो ऑप्शन में होना चाहिए। अब इनमें से अगर बात करते हैं तो पांडुचेरी से ज्यादा चंडीगढ़ है, तो इसलिए दिल्ली और चंडीगढ़, इन दोनों को आप याद रखिएगा। अच्छा, इससे संबंधित एक और चीज मैं आपको बता दूं, जनगणना पता है किसका विषय है? राज्य का या संघ का है? बताओ। ये संघ सूची का है। किसका है? संघ सूची का विषय होता है जनगणना। मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा ब्लैक पेन चेंज कर लेता हूं, अलग रहेगा। देखिए जो जनगणना होती है, ठीक है, जनगणना होती है, वो किसकी होती है? संघ सूची का विषय होता है। किसका? संघ सूची का विषय होता है जनगणना। दूसरी बात, जनगणना जो होती है वो किस अनुसूची के तहत आती है? ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है। किसमें? 7वीं अनुसूची में जो है इसका वर्णन दे रखा है। 7वीं अनुसूची में जो है जनगणना आती है। अच्छा एक चीज सब देखिए, आप सुन लीजिएगा, लिखने में बहुत समय हो जाएगा, मुझे अभी ड्यूटी जाना है तो थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं। देखिए एक चीज समझिएगा, पूछा जाए सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है, तो बताओ वो कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य, लिख लीजिएगा, सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य। मैंने राज्य पूछा है, तो बताओ वो कौन सा है? वो है आपका गोवा। क्या है? गोवा। दूसरा सवाल, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उच्चतम जो लिंगानुपात होता है वो किस में होता है? अगर मैं लिंगानुपात की, सेक्स रेशियो की बात करता हूं, लिंगानुपात की बात करते हैं, तो अगर हाईएस्ट अपने राज्य में पूछा जाए तो वो किस में है? बताओ। केरल में। ठीक है, अगर राज्य की बात करते हैं तो केरल, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो ठीक है पुडुचेरी। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। क्लियर है भैया? तो ये अपना राज्य हो जाएगा, ये अपना केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अच्छा एक और चीज देखिए, उच्चतम साक्षरता दर वाला कौन सा होता है? अगर हम एजुकेशन की बात करते थे, क्या एजुकेशन की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा कहां होती है? केरल में। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो वो लक्षद्वीप। तो लिख लीजिएगा, केरल राज्य होता है और लक्षद्वीप जो है ये अपना क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। इन दोनों के अंदर ही एजुकेशन जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या अगर मैं बात करता हूं तो किसकी है? बताओ। वो उत्तर प्रदेश की है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वो दिल्ली की है। ठीक है। अच्छा जनसंख्या को कौन भूल सकता है भैया? जनसंख्या की बात करते हैं तो यूपी जो अपना राज्य हो जाएगा, और दिल्ली जो होता है, ठीक है, दिल्ली जो होता है वो अपना केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है? आराम से देखो 5 को 50 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से करते हैं। पूरा आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। हमने जो है वो कुछ इस तरीके से है कि 4 विकल्प हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? बताओ इन चारों में से कौन सा सही कथन है? शक्ति की इकाई जूल बट्टे न्यूटन होती है क्या? कार्य की इकाई जूल, ऊर्जा की इकाई वाट, जूल प्रति सेकंड भी ऊर्जा की एक इकाई है। बताओ इन चारों में से कौन सा सही है? क्या कौन सा सही है? सोच के बताओ जल्दी से भाई। देखिएगा सही बात इसमें ये लिखी है बी वाले सेक्शन में। किसमें? जो कार्य की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है मेरे साथी? जूल होता है। अच्छा कुछ चीजें बहुत जरूरी है, मैं इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पर लिखाने का प्रयास करूंगा। इसे कर दिया हमने छोटा, ठीक है, इसे कर दिया हमने छोटा। अब जरूरी चीजें मैं आपको लिखवाता हूं, कुछ मात्रक कुछ इकाइयां जो जरूरी है वो आपको लिखना। अच्छा अगर पूछा जाए ऊर्जा, देखो यहां लिख देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा, तो ऊर्जा का क्या होता है बताओ? मात्रक या जूल? मात्रक या इकाई की बात करते हैं तो जूल होता है। शक्ति का क्या होता है बताओ जल्दी से? शक्ति का बताइए, आप मेरे साथ बोलते जाइए। शक्ति का क्या होता है मेरे भाई? वाट। तो ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट, दोनों क्लियर है। अच्छा बल या भार की पूछते तो न्यूटन। क्या अगर बल की इकाई या फिर भार की इकाई पूछी जाए तो वो क्या होती है बताओ? वो होती है न्यूटन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, किसी को बार बार याद रखिए। आवृत्ति पूछी जाए तो क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। ठीक है, लिखिएगा आवृत्ति का, लिख लीजिएगा आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा विद्युत आवेश का पूछा जाए तो कूलाम, लिख लीजिएगा। विद्युत आवेश का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। अच्छा चुंबकीय फ्लक्स पूछा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स की बात करता हूं, यहां लिख देता हूं। अगर मैं चुंबकीय फ्लक्स की बात करता हूं तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अगर पूछा जाए, देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स अगर घनत्व वर्ड अगर आ जाए डेंसिटी, तो इसका क्या होता है? इसका होता है भाई टेसल। क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध
प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। अगर ज्योति तीव्रता की बात करते हैं तो क्या होता है? लिख लीजिएगा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला। क्या होता है मेरे भाई? कैंडला। ऐसे समझो, कोई ज्योति तीव्र जोड़ लिया, कैंडला मतलब मोमबत्ती। ऐसे विद्युत धारा का क्या होता है बताओ जल्दी से, लिखिएगा विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है मेरे भाई? एम्पियर होता है। क्लियर है? द्रव्यमान का, हाँ द्रव्यमान का पूछा गया था, लिखिएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का लिख लीजिएगा किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को आप आराम से नोट करिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। क्लियर है? तो इन चीजों को धीरे धीरे आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, एक लेटेस्ट है, बिल्कुल करंट का है, अच्छे से इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक थीम सॉन्ग जो था वो क्या था? 4 विकल्पों में से पढ़िएगा, बताइएगा। T20 वर्ल्ड कप जो अभी भी हुआ है उसका थीम सॉन्ग पूछा है, बताओ कौन सा था? फील द थ्रिल, एवरी बॉल अ बैटल, वन गेम, अ बिलियन, हार्ट बीट्स, बिग हिट्स, बोल्ड मूव्स। तो इसका क्या हो जाएगा? फील द थ्रिल जो था इसका थीम सॉन्ग था। क्या था? थीम सॉन्ग था। अच्छा, इसको गाया सिंगर कौन था? इस सॉन्ग को गाया किसने था? अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध रविचंद्र लिख लीजिएगा, इसका नाम लिख लीजिएगा सिंगर का, अनिरुद्ध। क्या? अनिरुद्ध रविचंद्र। ठीक है? ये कौन थे? ये सिंगर थे जिन्होंने फील द थ्रिल जो था वो सॉन्ग जो है, ये आधिकारिक थीम सॉन्ग जो गाया था। क्लियर है भाई? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें किन दो टीमों के बीच में हुआ था, तो ये इंडिया वर्सेस, ठीक है, न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया जीत गया था और न्यूजीलैंड जो था वो हार गया था। क्लियर है भाई? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और न्यूजीलैंड कितने रन के अंतर से जो है जीता था, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में इंडिया जो था वो 96 रन से जो है जीता था इस मैच को। कितने? 96। अच्छा, प्लेयर ऑफ, अच्छा कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बता दूं, लिख लीजिएगा मेरे भाई, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, क्या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं, पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे बेस्ट, तो वो कौन थे? संजू सैमसन। इन्हें कौन भूल सकता है? तो लिख लीजिएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, लिख दीजिएगा संजू सैमसन। क्या? संजू सैमसन। ठीक है? अच्छा जी, दूसरी बात अगर पूछी जाए मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, लिख लीजिएगा मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? वो था जसप्रीत बुमराह। कौन थे वो? जसप्रीत बुमराह। ठीक है भाई, इनका बहुत बड़ा योगदान था इस जीत, मतलब समझो T20 वर्ल्ड कप जिताने में। अच्छा, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारी जो इंडिया की टीम है ये लगातार दूसरी बार, क्या लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली जो टीम है वो इंडिया बन चुकी है। क्लियर है? अच्छा, अब एक बार दोबारा से बता देता हूं, ये जो आधिकारिक थीम सॉन्ग था वो कौन सा था? फील द थ्रिल था। इसे किसने गाया था? अनिरुद्ध रविचंद्र ने। क्लियर है? अच्छा, ये बताइएगा, ये जो फाइनल हुआ था वो किस स्टेडियम में हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम शायद बोलते थे पहले। फिलहाल में ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद के अंदर है। मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। भारत जो वो लगातार T20 वर्ल्ड कप 2 बार इसने जीता है, तो भारत जो वो बन गया है एकदम टॉप लेवल पर आ गया है, इसने लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। भारत जो था वो कितने रनों के अंतर से इस मैच को जीता था? तो 96। कितने रनों के अंतर से? 96 रनों के अंतर से। ठीक है? अच्छा, एक और चीज पूछ ले जाए कि T20 वर्ल्ड कप 2026, जो मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 है, इसकी मेजबानी किसने की थी? कौन कौन से देशों ने की थी बताओ? तो 2 देश थे, अपना भारत और दूसरा श्रीलंका। क्या? अपना भारत और दूसरा श्रीलंका। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसलिए अच्छा, मेजबानी भी पूछ ली जाए, अगर मेजबानी भी पूछ ली जाए किस किस देश ने की थी, तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। क्या हो जाएगा भाई? श्रीलंका। और दूसरा था हमारा भारत, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो आप देख सकते हैं कि काफी मैचेस होते वो श्रीलंका में भी होते। अच्छा, ये चीज आपने देख लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि न्यूजीलैंड जो टीम थी उसके जो कैप्टन थे वो कौन थे? हमारी जो इंडिया की टीम थी तो वो तो सूर्यकांत, वो सॉरी ना यादव जी थे। क्या नाम था उनका यार, एकदम रपट रहा है जुबान से, चलिएगा। तो सूर्य कुमार यादव वो हमारे इंडिया से थे। तो न्यूजीलैंड के कैप्टन कौन थे? ये सवाल मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। और आज की जो क्लास थी, आज का जो सेशन था वो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बस इसी तरह से आप प्यार बनाए रखिएगा, कमेंट लगातार करते हैं तो आपको लगातार जवाब भी मैं आपको देता हूं। जो भी मुझसे जो भी
मुझे लगता है इसका जवाब जो है वो इस तरह से होगा। या फिर आपकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप शेयर करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, उसका भी मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। और जब जब मुझे समय मिलेगा तब तब मैं आपके सामने आकर के चीज़ों को बताऊंगा। तो 5% को 50 में कैसे कन्वर्ट किया, आपके सामने एग्जाम्पल है। दूसरी बात, एसएससी जीडी का भी एग्जाम कब होगा पता नहीं, लेकिन कमेंट मेरे पास में ये मिल रहे थे कि भैया आप एसएससी जीडी के लिए भी एक क्लास लगा दीजिएगा, वो जो ओवरऑल इंडिया की स्टैटिक जीके होगी उसका भी लगा दीजिएगा। तो वो एसएससी जीडी के लिए भी अच्छी होगी, बाकी अदर एग्जाम्स के लिए आप उसे स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बस मेहनत करिए मन से तन से, जरूर आपका सपना होगा। और एक याद रखना, ये जो सीरीज है ना, ये पड़ोसियों को जलाने वाली सीरीज है। कौन सी है ये सीरीज? पड़ोसियों को जलाने वाली सीरीज बाय राम चौधरी जी के चैनल, यानी पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल पर पड़ोसियों को जलाने वाली सीरीज चालू है भाई। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए, किसको जलाना है? पड़ोसियों को जलाने वाली सीरीज, मतलब पड़ोसियों को। वर्दी पहनिएगा, अपने आप जलेंगे और पूरे जीवन भर जलेंगे। सही बता रहे हैं भाई साहब, पड़ोसियों को जलाने में जो मजा और जो सुकून आता है ना, वो किसी चीज में नहीं आता। चलेगा, थैंक यू सो मच।